नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ईशा लैब के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम विप्रजोय चक्रवात के बारे में बात करने वाले हैं। आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा है और उसके अलावा आपने समाचार भी काफ़ी देखे हैं कि पिछले कई दिनों से विप्रजोय चक्रवात जो है उसके बारे में बात हो रही है। उसका क्या उसका मार्ग रहने वाला है और वो किस प्रकार से बनते हैं। साथ ही इसके बारे में विशेष रूप से हम ये भी बात करने वाले हैं कि ये जो चक्रवात हैं वो चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है। यानी कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इसका अभी जो चक्रवात आया है उस चक्रवात का नाम विपर्जोय रखा गया है और ये जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ये जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई है और ये भारत को और पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और ये चक्रवात जो है इसमें हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, क्या पूरा सिस्टम है। इस पूरी क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी जानकारी के लिए आप हमारी इस पूरी क्लास को देखिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगा और इसमें देखिए ये किसका एक मार्ग बनाया गया है। इस विप्रजोय चक्रवात का ये मार्ग बनाया गया है। तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं। ये अरब सागर का चित्र आपको दिख जाएगा और इसमें ये जो आपको मार्ग दिख रहा है, ये सारा का सारा जो मार्ग है वो इसी विप्रजोय चक्रवात का है। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग डेट लिखी हुई है, जून 12, जून 13, जून 13, जून 14, यानी कि अलग अलग डेट को और यहाँ पर आगे दिया हुआ टाइम। तो देखिए यहाँ पर ये डेट के बाद में टाइम, यहाँ पर ये जो चक्रवात है उसका टाइप और यहाँ पर विंड की स्पीड क्या रहने वाली है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर जून 12, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमें एक येलो कलर की एक पट्टी दिखाई गई है, तो इसमें इसको यहाँ पर लिखा है कि जून 12, जून 13, यानी कि लगभग जून 15 तक यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, अलग अलग टाइम के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है वीसी, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन, यानी कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही हवाओं की स्पीड के आधार पर बहुत ही खतरनाक ये चक्रवात था। वो सारा लिखा गया है। इसके बाद में जहाँ पर ये जो लाइट येलो कलर की पट्टी यहाँ पर दिखाई गई है वो यहाँ पर आपको मिलेगी इस जगह पर आकर के, यानी कि तट के पास आकर के ये सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में आ गया था। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 160, 165, 165, 175, 165, यानी कि विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा थी और इसी के कारण इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में रखा गया था। और जैसे यहाँ पर देखिए इसकी जो स्पीड है वो 110 और 110 से कम हुई है, 100 हुई है, तो उसको सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में। और आगे अब ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में आ गया है, जब इसकी जो स्पीड है आगे चलने की या इसमें जो हवाओं की गति है आगे बढ़ने की वो 95, 75 और 55 तक पहुंचने वाली है। और इसका ये एक पूरा ट्रेकिंग मार्ग यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक सामान्य सी बात है विपर्जोय चक्रवात के बारे में। आगे इसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। सबसे पहले विपर्जोय के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा ये करते हैं कि आखिर ये जो चक्रवात है वो बनते किस प्रकार से हैं। देखिए चक्रवात, इसको हम इस प्रकार से मान लेते हैं जैसे एक मनुष्य है तो उसी प्रकार से हम चक्रवात को मान लेते हैं और प्रत्येक मानव का कोई एक नाम रखा जाता है, उसी प्रकार से चक्रवात का ये एक नाम रखा गया है, वो है विपर्जोय। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चक्रवात आखिर बनते कैसे हैं, क्या होता है चक्रवात, किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसी से चलते हैं। ये जो नाम है चक्रवात, इसी को हम तोड़ करके देखते हैं। चक्र यानी क्या होता है, गोल गोल घूमना, यानी कि गोल। और वात यानी होता है पवन, यानी कि जहां पर पवने चक्राकार मार्ग में या गोल गोल या वृत्ताकार मार्ग में या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में या अंडाकार मार्ग में घूमती है, तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइक्लोन कहा जाता है। तो इसमें पवने जो होती है वो पवने कैसे चलती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर अंदर की ओर लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। और पवनों का एक नियम है क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने के कारण ही इसको, या हाई प्रेशर यानी कि बाहर से अंदर की ओर चलने के कारण इसको हम चक्रवात कहते हैं, क्योंकि वात यानी पवन,
ये जो पवने हैं वो चक्राकार मार्ग में बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, इसलिए इसको चक्रवात कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इन पवनों की डायरेक्शन होगी। एक बात और आप यहाँ पर तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पवने हैं, जो मैंने इन पवनों को यहाँ पर बनाया है, तो ये सारी पवने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का क्या खेल है, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर एक चीज और बताता हूँ। और वो चीज ये है कि हमारी जो पृथ्वी है इसको हमने दो गोलार्ध में बांट करके अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये बीचों बीच हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश इसको हमने बना दिया। इसके नॉर्थ में ये वाला जो गोलार्ध होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा, यानी कि ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, और जो इस विषुवत रेखा की दक्षिण की ओर है वो इसका दक्षिणी गोलार्ध होगा। जब चक्रवात आते हैं उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनमें पवनों के चलने की जो दिशा है वो दिशा अलग अलग होती है। जब भी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक कोई चक्रवात बनाए, अंदर हमने लो प्रेशर बना दिया और इस प्रकार से हम बाहर की ओर हाई प्रेशर बना देते हैं, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, अगर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो यहाँ पर पवने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये इस प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, यानी कि बाहर से अंदर की ओर इस प्रकार से चक्राकार मार्ग में चलती हैं, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इसके आंतरिक भाग तक पहुंचती है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी चक्रवात को अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में जब आएगा तो क्या होगा, तो लो प्रेशर अंदर की तरफ ही रहेगा और बाहर की तरफ हाई प्रेशर रहेगा। वो बात बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा बाहर की ओर, ये हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ पर जो पवने हैं उनका जो मार्ग है चलने का, या वो किस दिशा में चलेगी, तो वो इस प्रकार से क्लॉकवाइज यहाँ पर चलने वाली है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो आने वाले चक्रवात हैं, इन चक्रवातों में एक अंतर होता है। यहीं से एक और चीज होती है प्रति चक्रवात, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं बहुत छोटी सी एक बात आपको बता देता हूँ कि प्रति चक्रवात चक्रवात का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे चक्रवात में अंदर लो प्रेशर और बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है, उसी प्रकार से प्रति चक्रवात में अंदर की ओर हाई प्रेशर और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है, यानी कि चक्रवात का बिल्कुल उल्टा। तो अगर उल्टा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी फर्क होगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि इसमें जो पवनें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो प्रति चक्रवात में वो क्लॉकवाइज घूमेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो प्रति चक्रवात वहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि चक्रवात का बिल्कुल उल्टा। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर में भी बिल्कुल विपरीत बात आ जाती है, तो पवनों के चलने का जो क्रम है इसमें भी बिल्कुल उल्टी बात यहाँ पर आ जाएगी। तो ये चक्रवात के बारे में एक बहुत ही सामान्य सी बात है, जो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल भी जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि चक्रवात यानी कि साइक्लोन, चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब यानी कि निम्न वायुदाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। यानी कि बहुत तेज गति से जब पवने बाहर से अंदर की ओर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। दोनों गोलार्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है, जो मैंने आपको बात बता दी। उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल या क्लॉकवाइज यहाँ पर ये चलते हैं। तो ये इसमें एक बड़ा अंतर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चक्रवातों के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी बात करेंगे कि जनरली ये चक्रवात जो है इनके दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और दूसरा जिसको वायुष्णीय कटिबंधीय या जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो दो प्रकार के हैं, एक हो जाएगा उष्ण कटिबंध और दूसरा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो पृथ्वी है उसका इस प्रकार से मॉडल बनाता हूँ, और ये बीचों बीच 0 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर और दक्षिण में दो
अक्षांश रेखा बनाता हूँ। यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री साउथ। ये वाला जो एरिया है यानी कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसके बीच वाले क्षेत्र में जितने भी चक्रवात बनते हैं तो इन्हीं चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा है जो क्षेत्र है 0 डिग्री से उत्तर की ओर 30 डिग्री और नीचे की ओर 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री बीच का जो क्षेत्र होता है इसको अयनवर्तीय क्षेत्र या इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो बनने वाले चक्रवात हैं इन सभी चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसमें एक छोटी सी बेल्ट है जहां पर ये चक्रवात नहीं बनते। लगभग आप ये मान के चलिए कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, या कुछ जगह पर इसको 8 डिग्री तक भी बनाया गया है, यानी कि 0 से 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का लगभग 5 से 8 डिग्री का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ये चक्रवात नहीं बनते। इसका सिंपल सा कारण ये है कि यहाँ पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होती है। कोरियोलिस बल क्या होता है? पवनें जिस मार्ग की ओर चलती हैं उस मार्ग से थोड़ा सा वो विचलित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, या साधारण भाषा में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो वो पवनें अपने जिस डायरेक्शन में उनको चलना होता है उस डायरेक्शन से वो मुड़ जाती है। और ये जो मुड़ने वाली बात होती है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है, क्योंकि इस बल का पता सबसे पहले कोरियोलिस ने लगाया था, इसलिए इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होया हुआ बल है। ये जो कोरियोलिस बल है वो जो विषुवत रेखा है इसके आसपास अनुपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है, अगर हम बिल्कुल 0 डिग्री की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें, तो वहां तो कोरियोलिस बल होता ही नहीं है। इसलिए 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण कभी भी ये चक्रवात वहां पर नहीं बनते। तो इसका मतलब यह है कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में ये बनते हैं, लेकिन एक छोटी सी बेल्ट है, उस बेल्ट में ये चक्रवात कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण नहीं बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं। अब आगे अगर हम इसको देखें तो मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि 30 डिग्री से इसके बाद में हम इसको लगभग 60 डिग्री तक मान लें, ठीक है, इधर 60 डिग्री। तो इसके बाद 30, 60 और 90 पूरी पृथ्वी को अगर हम 3 भाग में अगर बांट लें, 0 से 30, उसके बाद में 31 से 60 और 60 से 90, तो जो 31 से 60 वाला भाग होगा इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर जो चक्रवात बनते हैं उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं इसमें। तो चक्रवात के 2 प्रकार हैं यहाँ पर। आगे चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार जो चक्रवात आया है उसका नाम बिपरजॉय है, और ये जो नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला भाषा में बिपरजॉय का अर्थ जो होता है वो होता है आपदा, यानी कि आपदा को ये संकेत देता है, आपदा का। तो इनका नामकरण किस आधार पर होता है? तो देखिए, चक्रवातों के नाम रखने की जिम्मेदारी 13 देशों के पास है। उन 13 देशों के हम नाम भी देखेंगे के पास है। इनका नामकरण एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान के 8 सदस्य देशों ने आने वाले चक्रवात का नामकरण करने का फैसला किया। सन 2000 में जो हमारा हिंद महासागर है इसके आसपास तटीय क्षेत्रों में, यानी कि जिनको ये चक्रवात प्रभावित करते हैं, उन 8 देशों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि जो चक्रवात आएंगे उन चक्रवातों को हम मिलकर के नाम देने वाले हैं। यानी कि जो प्रभावित होने वाले देश हैं वो इसमें 8 देश थे, और ये सन 2000 की बात है। इन देशों में कौन कौन है, ठीक है? तो जो सन 2000 में जो 8 देश थे उनमें कौन था? तो इसमें एक हमारा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। कुल मिलाकर के ये 8 देश इसमें थे। और ये सारे के सारे अगर आप इनको मैप में देखेंगे तो ये 8 जो देश हैं वो हिंद महासागर, और हिंद महासागर की 2 पार्ट हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनके तटों पर है। और ये चक्रवात जब आते हैं तो इन्हीं देशों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये 8 देश मिलकर के इनके नामकरण का फैसला इन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सन 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें 5 देश और शामिल हो गए। वो कौन से थे? एक था उसमें ईरान, दूसरा था कतर, उसके अलावा एक था
संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम सऊदी अरब, एक था यमन और उसके अलावा एक है संयुक्त अरब अमीरात, या जिसको हम यूएई कहते हैं ये। तो अब कुल मिलाकर के 8 पहले थे, यानी कि सन 2000 में थे कितने, 8, और 2018 में 5 और शामिल हो गए, तो ये कुल मिलाकर के हो गए 13। तो वर्तमान में ये जो 13 देश हैं, ये मिलकर के हिंद महासागर के किसी भी क्षेत्र में जब चक्रवात बनता है और वो किसी भी देश को प्रभावित करता है, तो ये 13 देशों के द्वारा कुछ नाम सुझाए जाते हैं और उन्हीं में से क्रम से एक एक नाम इनका रखा जाता है। तो ये 13 देशों का नाम रखने की यहाँ पर प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, चक्रवातों का नामकरण, इसी को आगे पढ़ते हैं। और इसमें लिखा है कि ये 13 देश 13 नामों की एक सूची बनाते हैं और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को ये सूची भेजी जाती है। तो सभी देशों ने 13 नाम दिए, जिसमें भारत ने भी अपने 13 नाम सौंपे। तो इन 13 देशों ने अपने 13 नाम दिए, कुल मिलाकर के 13 × 13 169 नेम कुल मिलाकर के दिए गए हैं और इसमें से बारी बारी ये नाम रखे जाते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे ही चक्रवात आने की स्थिति बनती है तो उस लिस्ट में से अंग्रेजी की अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाता है कि किस देश की बारी है। यानी कि वो जो 13 नाम दिए जाते हैं उन नामों से मतलब नहीं है, जो 13 देश हैं उन 13 देशों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा जाता है और उसमें सबसे पहले किस देश का नंबर है। जैसे मान लीजिए कि 20 से बांग्लादेश, इसका नंबर अगर मान लीजिए सबसे पहले है, तो बांग्लादेश ने जो 13 नाम दिए उसमें से पहला नाम कौन सा दिया, वो नाम चक्रवात का रखा जाएगा। अब बांग्लादेश की बारी निकल गई, उसके बाद किसका नंबर आएगा, मान लीजिए कि इंडिया का नंबर आएगा अल्फाबेटिकली, बी के बाद में अगर मान लीजिए आई यानी कि इंडिया, तो फिर इंडिया के द्वारा जो 13 नाम दिए गए उसमें से पहला नाम कौन सा होगा, वो अगले चक्रवात का नाम रखा जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकली देशों को देखा जाता है और उनके द्वारा सुझाए गए एक एक नाम को इस प्रकार से रखा जाता है और बारी बारी से ये सारा काम होगा। पहले एक एक नाम लिए जाएंगे तो सभी 13 देशों का नंबर आ जाएगा, दूसरी बार जो चक्रवात आएंगे फिर उनका दिया गया दूसरे नाम को यहाँ पर देखा जाएगा। बिपरजॉय चक्रवात जो है वो, ये जो नाम है बिपरजॉय, ठीक है, इसको इस प्रकार से भी कुछ जगह पर लिखा गया है, बांग्ला भाषा में है, तो ये इस प्रकार से इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये होगा बिपरजॉय, और ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बांग्ला भाषा में बिपरजॉय का जो अर्थ है वो आपदा से रखा गया है। ये नाम क्यों रखे जाते हैं, एक इसका मार्ग ट्रैक करने के लिए, दूसरा ये भी कि लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि ये जब तटों पर पहुंचते हैं तो ये चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ये कई गुना ज्यादा विनाशकारी होते हैं। जिन क्षेत्रों में ये जाते हैं तो वहां पर भारी बारिश करते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जनधन की काफी हानि होती है। तो जिन तटों पर ये जाकर के टकराएंगे वहां ये लोगों को प्रभावित करेंगे, इसलिए वहां के लोगों को उनके प्रभाव से बचाने के लिए या किसी भी आपदा से बचाने के लिए इनका नाम रखा जाता है। और नाम बहुत ही आसान सा रखा जाता है। इन देशों को जब ये नाम सुझाने के लिए कहा जाता है तो इसके साथ में एक गाइडलाइन होती है कि आप इन देशों का नाम जब रखेंगे तो वो नाम छोटा होना चाहिए, 8 अक्षरों से ज्यादा नहीं हो, और इसके अलावा नाम किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग आदि को प्रभावित करने वाला नहीं हो, यानी कि किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, इस प्रकार का एक छोटा नाम हो। और कोशिश ये की जाती है कि वो जो नाम है वो कहीं ना कहीं इसी ये जो प्राकृतिक घटना है इससे जुड़ा हुआ हो। जैसे कि बांग्लादेश ने इस बार जो नाम दिया बिपरजॉय, वो आपदा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये चीज भी ध्यान में रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में देखिए, ये तो हमने हिंद महासागर की बात कर ली, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो। बाकी दुनिया में क्या, तो दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स हैं और ये सभी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नामकरण ये करते हैं। जब तो उसमें से एक हमारे हैं भारत में, जबकि 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, ठीक है। और यानी कि कुल मिलाकर के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। इन्हीं रीजनल सेंटर को तूफान से जुड़ी एडवाइजरी जारी करने और एडवाइजरी जारी करेंगे लोगों के लिए। इसके अलावा तूफान का नाम रखने का अधिकार इनको प्राप्त है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD दुनिया के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है, यानी कि जो हम यहाँ 6 की बात कर रहे थे 5 बाकी जगह पर है और एक हमारे इंडिया में है जिसका नाम IMD हमने रखा है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो 13 देशों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और तूफानों से जुड़ी हुई एडवाइजरी
ये जारी करते हैं ताकि वहां पर किसी प्रकार की जनधन की हानि से बचा जा सके। तो ये काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत कब नाम दे सकता है? अगर हम भारत की बात करें तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सभी देशों का बारी बारी से इसमें नंबर आता है। नई दिल्ली स्थित रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMC बंगाल की खाड़ी यानी कि BOB बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लेकर के हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम देने का अधिकार प्राप्त है। कुल मिलाकर के विभिन्न महासागरों में बनने वाले साइक्लोन का नाम वहां के रीजनल सेंटर्स, वहां के रीजनल RSMC रख सकते हैं कि अलग अलग जो महासागर है उनमें जब चक्रवात बनेंगे तो जो 6 अलग अलग सेंटर की बात की थी वो 6 उनके नाम रख सकते हैं और वो जिन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे वही क्षेत्र इसका नामकरण रखने का अधिकार रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी की हम बात करते हैं जो चक्रवात हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिसका नाम है बिपरजॉय। ठीक है, तो बिपरजॉय जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, नाम का बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर है बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है, ये बात हमने कर ली। ये बंगाली नाम है और इसका मतलब होता है आपदा या विपदा, तो इसको ध्यान में रखना है। तमाम देशों को किसी भी तूफान का नाम रखने का बारी बारी से मौका मिलता है। जो 13 देश है मैंने आपको बताया वो 13 नामों की एक सूची देते हैं और प्रत्येक देश का नाम बारी बारी से आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है वो इसका ट्रैकिंग मार्ग है और ये किस दिशा में चलते हैं। जनरली ये जो जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उन चक्रवातों का एक निश्चित मार्ग है। पहले ये जो चक्रवात हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो यहाँ पर व्यापारिक जो पवनें हैं वो व्यापारिक पवनें कुछ इस प्रकार से चलती हैं। तो लगभग हम ये कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये पवनें चलती है। हालांकि इनकी सही डायरेक्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, लेकिन इन्हीं पवनों के साथ में ये जितने भी चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों के सारे सारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। उसके बाद में इनकी डायरेक्शन थोड़ी उत्तर की ओर चलती है, यहाँ पर चलते हैं और इसके बाद में ये उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, हालांकि ये जो चक्रवात है अरब सागर में ही उत्पन्न हुआ है तो ये उत्तर की ओर बढ़ा और उत्तर के बाद में अब ये उत्तर पूर्व की ओर गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है कच्छ और इसके अलावा पाकिस्तान का ये क्षेत्र आएगा, इसको पार करके आगे जालौर और बाड़मेर में इसकी स्थिति वर्तमान में है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से बढ़ करके और उत्तर पूर्व की ओर आगे जाएगा। इन चक्रवातों की खास बात ये भी होती है कि ये चक्रवात जब तक सागर पर होते हैं तब तक इनको ऊर्जा मिलती रहती है। एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि ये चक्रवात इनकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो समुद्र के ऊपर जो जलवाष्प बनता है वो जलवाष्प जो है इनकी ऊर्जा का स्रोत होती है। इसलिए जब भी ये चक्रवात समुद्र के ऊपर होते हैं, किसी सागर या महासागर पर होते हैं, तो फिर ये उनको वहां से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और ये विकराल रूप धारण करते हैं। और कोई भी चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जितने ज्यादा समय तक किसी सागर पर या महासागर की सतह पर रहेगा वो उतना ही ज्यादा विकराल होगा। ये जो चक्रवात है ये लगभग 6-7 जून के आसपास बन गया था और अब इसने कल गुजरात के तट पर लैंडफॉल किया है। लैंडफॉल का अर्थ है कि जब चक्रवात जो है वो जमीन पर आ जाता है या स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है, उससे यहाँ पर लिया जाता है। तो जैसे ही आगे ये स्थल पर जाएगा और आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आगे जाकर के ये समाप्त हो जाएगा। समाप्ति का कारण वही है जो मैंने आपको इसकी उत्पत्ति का या इसकी शक्ति का कारण बताया है, क्योंकि ये चक्रवात समुद्र से प्राप्त जो ऊष्मा है और इसके साथ में जो जलवाष्प है उसके द्वारा अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा घूमते हैं। तो स्थल पर जाएगा तो उसको वो जलवाष्प वहां पर मिल नहीं पाएगी, इसलिए धीरे धीरे ये कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद में ये समाप्त हो जाते हैं और उसी प्रकार से इनकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको अरब सागर का चित्र दिख जाएगा, सॉरी हिंद महासागर का, जिसमें इसके 2 पार्ट दिख जाएंगे। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी और ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो ये हिंद महासागर का पार्ट है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारे यहाँ पर बनते हैं वो हिंद महासागर में ज्यादा बनते हैं। अरब सागर में इस प्रकार का जो विकराल तूफान बना है जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है, इस प्रकार का एक पावरफुल तूफान वो पहली बार बना है। हम ये कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद में, लंबे समय तक ये इस अरब सागर के ऊपर रहा और अब ये आगे
धीरे धीरे भारत में इसने प्रवेश कर लिया है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी खास बात है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि जो बात कही जा रही है कि ये चक्रवात जो है वो इस प्रकार जैसे हम कहें कि बंगाल की खाड़ी पर ज़्यादा बनते हैं, अरब सागर में कम बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, या इस प्रकार इस बार जो है अरब सागर में क्यों बना? तो देखिए, बहुत सारी स्थितियां होती है किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने की। जैसे इसमें एक हम ये कहेंगे कि सागर का जो तापमान है वो लगभग 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। पहली शर्त यही है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान या इससे ज्यादा तापमान जब होता है तब ये चक्रवात बनता है। देखिए, तापमान का क्या खेल है? तापमान का सीधा सीधा खेल है कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु गर्म होती है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है हल्की होकर के, और वहां पर लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि जहां पर भूगोल में एक कोटेशन है एक तरीके से जिसको काम में लिया जाता है कि जहां पर थर्मामीटर ऊंचा होता है वहां पर बैरोमीटर नीचा होता है। थर्मामीटर जिससे तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर जिससे वायुदाब मापा जाता है। यानी कि जहां पर तापमान ज्यादा होगा, यानी कि थर्मामीटर में जहां रीडिंग ज्यादा आएगी वहां पर बैरोमीटर में रीडिंग कम आएगी, यानी कि तापमान बढ़ते ही वायुदाब कम हो जाएगा। और वैसे भी चक्रवात कैसे बनते हैं? जहां पर अंदर की ओर लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है। तो जैसे ही किसी जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा और उसके आसपास की पवनें चक्राकार रूप में चल करके उस क्षेत्र को भरने के लिए आएगी और चक्राकार घूमते ही वो चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो एक इसका जो है कारक वो ये है कि 27 डिग्री से ज्यादा तापमान समुद्र का होना चाहिए। इसके अलावा उच्च मान वाला कोरियोलिस बल भी होना चाहिए। कोरियोलिस बल यानी कि पवनों के मुड़ने वाला बल भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि इस बार कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर का जो तापमान है वो औसत से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और इसी कारण इस बार यहाँ पर औसत से ज्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पर इसका जो तापमान है वो ज्यादा हो गया अरब सागर का, और वहां पर लो प्रेशर का बेल्ट बनी और इस प्रकार की एक विकराल तूफान ने या चक्रवात ने अपना रूप धारण करके और अब ये भारत की ओर धीरे धीरे अंदर जो आंतरिक क्षेत्र है उसमें ये प्रवेश कर रहा है। तो अगर हम ये नहीं मान सकते कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमें प्रभावित नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये जो चक्रवात है हमें प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें इसके बारे में देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ये इसका ट्रैकिंग मार्ग है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट के द्वारा बताया जाता है। इसकी जो लाइव लोकेशन है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये फिर से है जो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक, इसका ट्रैकिंग मार्ग और धीरे धीरे अब ये हमारे राजस्थान में आगे प्रवेश कर चुका है। इसकी अगर लाइव लोकेशन अगर हमें देखनी हो तो उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे वर्तमान में अगर इसकी लाइव लोकेशन हमें देखनी है कि वो कहाँ है, तो ये आप यहाँ पर जूम अर्थ करके और उसके बाद में विप्र लिख करके आप इसकी जो लाइव लोकेशन है उसको हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इसकी अभी लाइव लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये इसकी जो यहाँ पर आप जूम अर्थ विप्र 2023 ये लिख करके इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो मार्ग है ये अब तक इसने तय कर लिया है और आगे की ओर ये जो अलग अलग कलर से बताया गया है तो वो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि वीसी यानी कि वेरी सीवियर, यानी कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंभीर। इसके बाद में एससी आगे चला, इसका मतलब ये है सीवियर साइक्लोन, उससे थोड़ा कम श्रेणी का, जहां पर पवनों की जो स्पीड है वो धीमे होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर वीसी जहां पर लिखा है 145, 130, 125, 120 ये वाली स्थिति है, और आगे आने पर ये इनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी 100, और जैसे 100 से कम हुआ है तो ये लो प्रेशर एरिया यानी कि बन गया है, कि यानी कि कम दाब वाला क्षेत्र ये बन चुका है। तो इसकी स्पीड देखिए ये पहले यहाँ पर थी, और अगर आज की अगर हम बात करें 17 तारीख की, तो फिर ये जो साइक्लोन है इसकी स्थिति 5:30 बजे वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर ये राजस्थान के बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसमें ये यहाँ पर प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से इसकी लोकेशन को भी हम यहाँ पर ये लाइव लोकेशन चल रही है, इसके माध्यम से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू। Thanks for watching.
Subscribe to eShala YouTube channel.